साथियों नमस्कार, वेलकम टू प्रेप मार्ट। अपन रोज डेली लगातार वन लाइनर पढ़ रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है मौर्योत्तर काल एवं सुंग वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला सवाल है, मौर्योत्तर काल को किस पुनर्जागरण का काल माना जाता है? तो वैदिक पुनर्जागरण का। साथियों कम से कम इसमें 300 प्लस सवाल है, तो अपन इसको 2 पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, सुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो सही आंसर होगा 150 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। मैंने हिस्ट्री की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, पहले से कई सारे वीडियो अपलोड है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो एसएससी जीडी और अन्य परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज अपन 100 सवाल को देख रहे हैं, अगले वीडियो में 100 सवाल और देखेंगे। किस विद्वान ने सुंगों को पारसी या ईरानी बताया है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। नेक्स्ट है, पाणिनि के अनुसार सुंग किस गोत्र के ब्राह्मण थे? तो भारद्वाज गोत्र के। पुराणों के अनुसार सुंग वंश में कुल कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको एक बार जरूर देखिएगा। सुंग वंश की स्थापना किसने और किसकी हत्या करके की थी? तो इसकी स्थापना करते हैं पुष्यमित्र सुंग। जो अंतिम मौर्य शासक होते हैं बृहदर्थ, उनकी हत्या करके ये सुंग वंश की स्थापना करते हैं। पुष्यमित्र सुंग को हरिवंश में क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है ओदुइस। साथियों अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या फिर हिस्ट्री के नोट चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र सुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उनकी उपाधि थी सेनानी की। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने कुल कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो उनके अनुसार 2 किए गए थे। नेक्स्ट देखें तो पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे? तो प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि। नेक्स्ट देखें तो किस ग्रंथ के अनुसार पुष्यमित्र ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया? तो दिव्य दान के अनुसार। पुष्यमित्र सुंग के समय किस विदेशी व्यक्ति का आक्रमण हुआ था? तो किस विदेशी शक्ति का? तो यवनों का हुआ था। यवन आक्रमणकारी हेमेट्रियस को पुष्यमित्र के किस पुत्र ने हराया था? तो उनके पुत्र थे वसुमित्र, उन्होंने हराया था। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा नोट डाउन भी कीजिएगा और थोड़ा याद भी कीजिएगा। पुष्यमित्र के समय विदर्भ के किस राजा को पराजित किया गया था? तो यज्ञसेन को। मैंने पिछले कई सारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि लगभग प्रत्येक टॉपिक के 300 प्लस वन लाइनर बनाए हैं। इसमें से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला है परीक्षा में, तो जब वीडियो को शुरू करते हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक कौन है? तो सही आंसर होगा अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र का पुत्र है वो इसका मुख्य नायक है। पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र कहाँ का उपराजा था? तो वो था विदिशा का। अग्निमित्र की सभा में रहने वाली बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री का नाम क्या था? तो भगवती कौशिकी। नेक्स्ट है, शुंग काल किस धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भागवत धर्म से। हर्ष चरित्र में बृहदर्थ को क्या कहा गया है? तो प्रज्ञा दुर्बल। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण कहा गया है? तो घोसुंडी अभिलेख में। मोरा या मथुरा नामक स्थान से प्राप्त लेख में किन पंचवर्षीय वीरों की मूर्तियों का उल्लेख है? तो वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध का। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ किसके सम्मान स्थापित किया था? किसके सम्मान में? तो ये किया था भगवान वासुदेव के सम्मान में। नेक्स्ट है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था देवभूति। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना किस काल में हुई है? तो सुंग काल में। अ कोड ऑफ जेंटो लॉ किस ग्रंथि का अंग्रेजी अनुवाद है? तो यह है मनुस्मृति का, जो नाथेलियन ब्रेसी हेलेट द्वारा किया गया है। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग या प्रयोग होने लगा था? तो ये होने लगा था पाषाण यानी पत्थर का। भरूच स्तूप के तोरण द्वार पर किस शुंग शासक का उल्लेख मिलता है? तो धनभूति का। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी वसुदेव कण्व ने। पुराणों में कण्व वंश के शासक को क्या कहा गया है? शुंग भरतय। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। नेक्स्ट है, सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो धन्या कटक, बाद में प्रतिष्ठान या जो पैठन। नेक्स्ट है, भूमि अनुदान का पहला अभिलेख्य साक्ष्य कौन सा है? तो नैनिका का नानाघाट अभिलेख। सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो दक्षिणा पथपति एवं अप्रतीय चक्र। गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किसने और किस भाषा में की? तो राजा हाल ने प्राकृत भाषा में। भट्ट कथा के रचयिता गुणाधे किसके दरबार में रहते थे? तो राजा हाल के। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय की जानकारी किस प्रशस्ति से मिलती है? तो नासिक प्रशस्ति से। नेक्स्ट है, एक ब्राह्मण एवं खत्य पद्मान मदनस किसे कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने
अक्षरात वंश के किस शासक को हराया था? तो नेहपान को। थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेहपान की पराजय की पुष्टि किस मुद्रा भंडार से होती है? जोगल थंबी से। दक्षिणा पथेश्वरी उपाधि किसने धारण की थी? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र मिलता है? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों, क्योंकि अगर आप रील भी स्क्रॉल कर सकते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए मात्र 15-20 मिनट का वीडियो तो देख भी सकते हैं। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज, मछली और शंख के चित्र क्या दर्शाते हैं? तो ये समुद्र प्रेम या व्यापार के जो प्रति लगाव था उसको दर्शाते हैं। अगला सवाल है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था पुलमावी चतुर्थ। सातवाहनकालीन समाज कितनी जातियों में विभाजित था? तो ये 4 जातियों में था और ये आधार व्यवसाय पर आधारित थे। सातवाहन समाज का स्वरूप कैसा था? तो ये मात्र सत्तात्मक था, लेकिन जो उत्तराधिकार है वो पिता से पुत्र को ही मिलता था। प्रशासन में सक्रिय भाग लेने वाली 2 सातवाहन रानियां कौन सी थी? तो नागनिका और गौतमी बलश्री। सातवाहन काल में जिलों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आहार। सातवाहन अभिलेखों में कटक और स्कंदवार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये प्रयुक्त हुए हैं सैन्य शिविरों के लिए। नेक्स्ट, सातवाहनों का राज्य चिन्ह क्या था? तो यह था चैत्य। सातवाहनों की राज्य की भाषा और लिपि क्या थी? तो भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। गांवों का प्रशासक उस समय क्या कहलाता था? तो गौल्मिक। सातवाहन काल में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? तो 3 श्रेणियां थी। प्रथम राजा, द्वितीय महाभूत और तृतीय सेनापति। भारत में ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा किससे प्रारंभ की? तो ये की थी सातवाहनों ने। भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख। सातवाहनों ने किस धातु के सिक्के नहीं चलाए थे? तो सोने के जो सिक्के थे वो सातवाहनों ने नहीं चलाए थे। सातवाहनों के अधिकांश सिक्के किस धातु के बने थे? तो ये बने थे लीड के, यानी शीशे के। नेक्स्ट है, पोटीन की धातु का मिश्रण था? तो ताम्र, जिंक, सीसा और टीन का जो मिश्रण था वो पोटीन कहलाता था। सातवाहनों की मुद्राओं पर किन आकृतियों का अंकन मिलता है? तो राजशीर, 5 पत्ती वाले चैत्य वृक्ष और स्वास्तिक का। अगला सवाल है, सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के किसने जारी किए थे? तो सातकर्णी प्रथम ने। काशापर्ण का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नानाघाट अभिलेख में। सातवाहन काल में किस फसल का अधिक उत्पादन होता था? तो सेंस होगा कपास का। साथियों, जो प्लेलिस्ट में वीडियो है उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि अपन हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को रोज पढ़ रहे हैं। अपन अगले 30 दिन में इसको पूरा समाप्त करने वाले हैं। सातवाहन काल में किस फसल का अधिक उत्पादन होता था? तो कपास का। सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो भड़ोच। गंधिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इत्र बनाने के वाले शिल्पियों के लिए। कारूकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मौर्योत्तर काल में यह हुआ है कारीगरों के लिए। सातवाहन काल का सबसे महत्वपूर्ण चैत्य और स्तूप कौन से हैं? तो चैत्य काल, स्तूप, अमरावती। चैत्य जो है वो काल और स्तूप अमरावती। अमरावती स्तूप का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री शांतिमूल। इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुष दत्त ने किससे विवाह किया था? तो रुद्र दमन की पुत्री रुद्र भट्टारिका से। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को क्या कहा गया है? तो श्री पर्वत का शासक एवं आंध्र बृहत्य। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो नागार्जुन कोंडा। साथियों, आज अपन 100 सवाल देखेंगे, फिर अगले जो वीडियो है उसमें 100 सवाल और देखेंगे, 150 सवाल और देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही भाग को अपन 2 भागों में, एक ही वीडियो को अपन 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो नागार्जुन कोंडा में। ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण किस वंश ने करवाया? तो इक्ष्वाकु वंश ने। आभीर वंश के संस्थापक कौन थे? तो ईश्वर सेन। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने किस संवत की स्थापना की थी? तो कलचुरी चेदी संवत, जो 248 से 49 ईसा पूर्व। पश्चिमी गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो कोंगुकुवर्मन। पश्चिमी गंग वंश की राजधानी क्या थी? तो कोलार। और सालकायन वंश की राजधानी क्या थी? तो सेंस होगा वेंगी। नेक्स्ट है, भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण कब और किसके समय हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय। इंडो ग्रीक शासकों के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो सिक्के हैं वो इनके इतिहास का मुख्य स्रोत है। भारत में इंडो ग्रीक के किन 2 वंशों ने शासन किया? तो डेमेट्रियन वंश और यूक्रेटाइज्ड वंश। डेमेट्रियस वंश की राजधानी क्या थी? तो साकल। यूक्रेटाइज्ड वंश की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला। नेक्स्ट देखिए, तो पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था जिसने द्विभाषिक सिक्के चले? तो डेमेट्रियस। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर किन भारतीय देवताओं की आकृति अंकित है? तो कृष्णदेव और बलराम की, यानी वासुदेव और बलराम की। मीनांडर को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? तो सेंस होगा मिलिंद।
मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो ये ली थी नागसेन से। नागसेन और मिनांडर की वार्ता किस ग्रंथ में मिलती है? तो मिलिंद पदों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मिनांडर को। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाली इंडो ग्रीक शासक कौन थे? तो सही आंसर होगा यूक्रेटाइडिस। राजस्थान के किस स्थान से मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो बैराठ, जो जयपुर में है। मिनांडर की कांस्य मुद्रा पर किसका चिन्ह अंकित है? तो धर्मचक्र का। किस शासक ने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो सही आंसर होगा स्ट्रेटो द्वितीय। भारत में सर्वप्रथम लेखित एवं स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो ग्रीक शासक जो होते थे उन्होंने। सांचे में ढले ठप्पा विधि के सिक्के किसकी देन है? तो ये देन है यूनानियों की। भारतीय नाटकों में प्रयुक्त यवनिका किससे प्रभावित है? तो यूनानी प्रभाव से। गांधार मूर्तिकला किस प्रभाव से प्रेरित मानी जाती है? तो यूनानी प्रभाव से। महाभारत में यवनों को क्या कहा गया है? तो सर्वज्ञ यवन। यवन जातक किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो सही आंसर होगा ज्योतिष से। पृथ्वीना का मूल निवास स्थान कहाँ पे था? तो यह था ईरान, पर्सिया में। तो साथियों, जो 101 से अगले जो लगभग 150 सवाल हैं उनको अपन अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, जो बहुत सारे बाकी हैं। चैनल पर नहीं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।